टेली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अभी तक हमने सारे बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को सीख लिया है, किस तरह से उन्हें हमें टैली में रिकॉर्ड करना है ये जान लिया है। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, BRS बैंक समाधान विवरण। एक प्रोसेस है जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट में दिए गए बैंक बैलेंस और हमारी बुक्स में जो बैंक का अकाउंट हमने मेंटेन किया है उसका जो बैलेंस है उसे मैच करने का काम करते हैं। A bank reconciliation statement is a process that explain the difference on a specified date between the bank balance shown in bank statement and the corresponding amount shown in the organization own accounting records। इस प्रोसेस में जब भी हम बैंक में अपने फंड्स को जमा कराते हैं या बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उसके विवरण के रूप में हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और इन बैंक ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक का बैलेंस है और हमारी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है उसमें डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को मैच करने के लिए या उस डिफरेंस को हटाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है जिसे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख जो कारण है उसमें पहला कारण है आउटस्टैंडिंग चेक्स। जब हम अपने कस्टमर्स को कोई चेक देते हैं तो चेक देते ही हम अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करते हुए बैंक के बैलेंस को हम माइनस कर देते हैं। इट मीन्स बैंक के बैलेंस को हम कम कर देते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है, हमारे कस्टमर्स उन्हें 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद बैंक में प्रेजेंट करते हैं और बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट होता है और बैंक उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट में हमारे अकाउंट से कस्टमर्स को पे आउट करता है, तो उस डेट पर बैंक हमारे रिकॉर्ड्स में या हमारे बैंक अकाउंट से उस अमाउंट को डिडक्ट करता है, कम करता है। लेकिन हम तो हमारे रिकॉर्ड्स में पहले से उस अमाउंट को डिडक्ट कर चुके होते हैं और इस कारण से हमारी बुक्स में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस दिखाई देता है। दूसरा कारण होता है चेक कलेक्शन डिले। कई बार हमें जब कस्टमर से चेक मिलता है तो चेक मिलते ही हम अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करते हुए बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन उस चेक को जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो चेक क्लियर होने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो जब वो चेक क्लियर होता है तभी बैंक अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करता है और हमारे अकाउंट में अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है और तब तक इस दरमियान हमारी बुक और बैंक बुक में डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तीसरा जो इसका रीजन है वो है चेक डिसऑनर्ड। हमें कस्टमर से जो भी चेक मिलते हैं उन्हें हम डायरेक्टली अपनी बुक्स में दिखा देते हैं और चेक को जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और हो सकता है वो चेक डिसऑनर हो जाए, बाउंस हो जाए, तो बैंक उसे अपने स्टेटमेंट में शो नहीं कर पाता है। तब तक हम उसे अपनी बुक्स में शो कर चुके होते हैं और बैंक के बैलेंस को हम इंक्रीज कर चुके होते हैं। तो इस कारण से भी बैंक के बैलेंस में और हमारे बैलेंस में डिफरेंस हमें दिखाई देता है। अगला जो रीजन है वो है डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बैंक में हमारे अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिल पाती है जब हम बैंक से स्टेटमेंट को प्राप्त करते हैं। तो इस वजह से भी बैंक अकाउंट और हमारी बुक्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगला जो रीजन है वो है फिक्स्ड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें SI के नाम से भी जाना जाता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। कई ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम बैंक को निर्देशित करते हैं कि आप स्पेसिफाइड डेट पर हमारे बैंक अकाउंट से इतना इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी LIC पॉलिसीज हैं और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनमें फिक्स पेमेंट के लिए हम बैंक को निर्देश देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बैंक उस डेट पर हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट कर देता है, लेकिन उसकी जानकारी हमें कुछ दिनों बाद मिलती है। तब तक बैंक के बैलेंस में और हमारी बुक्स में हमें डिफरेंस शो होता है। अगला रीजन है इंटरेस्ट अर्न और बैंक चार्जेस। बैंक हमें जो भी इंटरेस्ट देता है या बैंक हमारे ऊपर जो भी बैंक चार्जेस अप्लाई करता है उसकी इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट से ही प्राप्त होती है। तो जब बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई डिविडेंड मिलता है या बैंक कोई चार्जेस हमसे कलेक्ट करता है तो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट मिलने पर बैलेंस बढ़ जाता है और बैंक चार्जेस लगाने पर हमारे बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस कम हो जाता है और इन ट्रांजैक्शंस की हमारे बुक्स में हम एंट्री नहीं कर पाते हैं और इस वजह से भी बैंक बैलेंस और हमारी बुक्स में हमें डिफरेंस शो होता है। कई बार बैंक के द्वारा या हमारे अकाउंटेंट के द्वारा कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई फिगर में मिस्टेक हो जाती है और इस कारण से भी बैंक बैलेंस और हमारी बुक्स में डिफरेंस शो होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्हें मैंने आपके सामने रखा है। आइए अब चलते हैं टैली में और देखते हैं कि किस तरह से हमें टैली में BRS बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना है, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हमें यूज करने हैं और बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से हम अपनी बुक्स को किस तरह से रिकंसाइल करेंगे। टैली में BRS को तैयार करने से पहले यह आवश्यक है
कि हम अपने बैंक लेजर को सिस्टमेटिक तैयार करें। सिस्टमेटिक मीन्स जब हम बैंक का लेजर बनाते हैं तो उसमें जितनी भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें वहाँ पर फिल आउट करनी चाहिए। जैसे ये हमारा IDBI बैंक में करंट अकाउंट है और इस लेजर को तैयार करते समय हमने जो भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए वो सारी फिल आउट की है। जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट का नंबर, IFS कोड, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिल करते हुए BRS के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आपको IFS कोड के बारे में नहीं पता है, स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं पता है, तो वो भी मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ। IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है जो कि 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। इस कोड के माध्यम से ही हम जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे हम NEFT का यूज़ करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इन सब में हमारी बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कोड का यूज़ होता है उसे IFSC कोड कहा जाता है। इसी तरह से एक कोड और होता है जिसे MICR कोड कहते हैं। ये MICR कोड और IFSC कोड हमें चेकबुक पर डिस्प्ले होता है। चेकबुक के बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम में MICR कोड और टॉप में IFSC कोड दिखाई देगा। अब ये MICR कोड क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये 9 डिजिट का एक कोड होता है जो कि आपको चेक के बॉटम में दिखाई देगा। इसके माध्यम से चेक की प्रामाणिकता को, ऑथेंटिसिटी को जांचा और परखा जाता है। इसे पढ़ने के लिए अलग से मशीन्स होती हैं और इस नंबर की मदद से ही RBI हमारी बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई कर पाता है। अब यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, ये 9 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसके आगे भी कुछ नंबर्स हैं और पीछे भी कुछ नंबर्स हैं। आइए उन्हें भी जान लेते हैं कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो कोड के पहले जो आपको नंबर दिखाई देता है ये चेक का नंबर होता है। ये 6 डिजिट नंबर्स होते हैं। इसी तरह से माइक्रो कोड के पीछे की तरफ आपको बैंक का ID दिखाई देता है। ये ID RBI के साथ एसोसिएट होता है, RBI इस ID को इशू करता है और लास्ट में हमें बैंक का ट्रांजैक्शन कोड दिखाई देता है। ये RBI के यूज़ के लिए है। हमें जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो माइक्रो कोड को ध्यान रखना है और जो चेक नंबर है उसे ध्यान रखना है। इसी तरह से चेक के टॉप में IFSC कोड हमें यहाँ दिखाई देगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन को हमें बैंक लेजर को बनाते समय फिल आउट करने की जरूरत होती है। एक कोड और होता है जिसे स्विफ्ट कोड या BIC कोड कहते हैं। इस कोड का प्रयोग इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ये कोड 11 डिजिट का होता है, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस को, प्राइमरी ऑफिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोड 8 डिजिट का भी हो सकता है। तो इसकी तभी आवश्यकता पड़ेगी जब हमें इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर करना हो, तब हमें स्विफ्ट कोड या BIC कोड को भी टैली में बैंक लेजर बनाते समय इनपुट करना चाहिए। तो बैंक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को हमने जान लिया, समझ लिया है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आपको खड़ा रहना है और यहीं पर यूटिलिटीज नाम का आपको एक सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में बैंकिंग ऑप्शन मिलेगा। इस बैंकिंग ऑप्शन में भी हमें मिलेगा बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन। जैसे हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, हमारी कंपनी में जितने भी बैंक अकाउंट्स हमने क्रिएट कर रखे हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट में आपको दिखाई देगी। यहाँ से जिस बैंक अकाउंट का आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना चाहें उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और ये आपको रिकंसिलिएशन की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। इसी तरह से यदि आप गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है अकाउंट्स बुक्स में। अकाउंट्स बुक्स में कैश और बैंक बुक, यहाँ से भी हम अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे हमने केवल मार्च मंथ की एंट्रीज इस कंपनी में पोस्ट की है। जैसे ही हम बैंक को सेलेक्ट करते हैं हमें डे बुक की तरह बैंक से संबंधित सारे ट्रांजेक्शंस एक साथ दिखाई देते हैं। और यहाँ से यदि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर साइड में जो बटन बार है उस पर एक बटन दिया गया है रिकंसाइल। आप शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ R यूज करेंगे तो आपको फिर से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए स्क्रीन दिखाई देगी। BRS को तैयार करने के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। बैंक स्टेटमेंट से हम ट्रांजैक्शन को देखते हुए हमारी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं उन्हें मैच करने का काम करते हैं। आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर देख रहे हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स। कंपनी बुक्स में जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 25,908 रुपीज़ 60 पैसा। और बैलेंस एज पर बैंक, बैंक में जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 14,648.62 पैसा। तो ये जो डिफरेंस है हमारी बुक्स का जो बैंक बैलेंस है वो और बैंक में जो बैंक बैलेंस है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उस डिफरेंस को ही हमें निकालना है। क्या कारण है कि हमारे रिकॉर्ड्स में जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ अलग है और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, उसमें डेबिट बैलेंस 44,450.14 है। इट मीन्स
हमने हमारी एंट्रीज में जहां जहां बैंक को डेबिट किया है उनका टोटल अमाउंट 44,450.14 है, जो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और जहां जहां हमने अपने ट्रांजेक्शन में बैंक को क्रेडिट किया है उसका टोटल 33,190.16 है। अब BRS को तैयार करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है। ट्रांजेक्शन डेट आप ऊपर देख पा रहे हैं 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021। अब जब भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगा तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट को रीड करना भी आना चाहिए। आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन का टाइम देख रहे हैं, वैल्यू डेट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, CR और DR का कॉलम देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं और साथ साथ में बैलेंस को भी देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रांजेक्शन को देखना है और उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स में वो ट्रांजेक्शन है या नहीं, उसका क्या अमाउंट है वो हमें मैच करना है। बैंक से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन को बैंक स्टेटमेंट में पढ़ते समय और हमारी बुक्स में जो बैंक ट्रांजेक्शन है उसको पढ़ते समय आपको कुछ सावधानी रखनी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 मार्च का वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हमने अपनी बुक्स में पोस्ट किया है 764.64 क्रेडिट साइड, लेकिन बैंक ने दिखाया है डेबिट साइड में। वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को पोस्ट करते समय बैंक को यहाँ पर इस एंट्री में हमने क्रेडिट किया है, लेकिन बैंक ने हमारे लेजर को अपने अकाउंट्स में डेबिट किया है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि बैंक अपनी अकाउंटिंग कर रहा है और अपनी अकाउंटिंग करते समय वो हमारे बिहाफ पर पेमेंट करता है। इट मीन्स हमारे अकाउंट को वो डेबिट करता है और हम जब अपनी बुक्स में वही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक उस कंडीशन में गिवर होता है, वो हमारे एक्सपेंसेस को पेड करने वाला होता है और रूल के अकॉर्डिंग हम उस कंडीशन में बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का ये जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट को पढ़ते समय कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए एक एक करके सारी एंट्रीज को चेक करते हैं। Alt R के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सारे ट्रांजेक्शन को मैच करना है। तो किस तरह से करना है, जो ट्रांजेक्शन हमारे बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है उसी ट्रांजेक्शन को हमें अपनी बुक्स में देखना है कि वो ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। यदि ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड है तो बैंक की जो ट्रांजेक्शन की डेट है वो हमें बैंक डेट कॉलम में इंसर्ट करनी होती है, इनपुट करनी होती है। टैली में बैंक डेट को सेट करने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं सेट बैंक डेट। Alt S इसका शॉर्टकट है और इसके माध्यम से हम 3 तरह से बैंक डेट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट डेट। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉलम है इंस्ट्रूमेंट नंबर का। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब है चेक नंबर। जब हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करते समय चेक से संबंधित एंट्रीज में हम चेक नंबर भी इनपुट करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम चेक नंबर इनपुट करते हैं। जैसे ये बालाजी लिमिटेड है, इनसे जब हमें चेक रिसीव हुआ, हमने जो एंट्री पोस्ट की है उस एंट्री में हमने उस चेक का नंबर भी यहाँ पर इंसर्ट किया है और उस चेक पर जो भी डेट थी वो डेट भी यहाँ पर हमने मेंशन कर ली है। टैली हमें Alt S से इंस्ट्रूमेंट का डेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट की डेट होगी वो डेट बैंक डेट के रूप में इंसर्ट करने की सुविधा देता है। यदि हम दूसरा ऑप्शन न्यू डेट का ऑप्शन यूज करते हैं तो इस डेट पर टैली हमसे डेट के बारे में पूछता है। जो भी डेट यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, जो भी डेट यहाँ पर हम सेट करेंगे, वही डेट बैंक डेट के रूप में इस कॉलम में सेट हो जाएगी। थर्ड मेथड है जिसमें हम वाउचर डेट को ही बैंक डेट बना सकते हैं। मीन्स जिस डेट में हमने अपनी बुक्स में वाउचर को रिकॉर्ड किया है वही वाउचर डेट बैंक डेट के रूप में यहाँ पर इंसर्ट हो सकती है। लेकिन हमें इन सारे ऑप्शंस को यूज नहीं करना है। हम मैनुअल यहाँ पर बैंक डेट को बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से फीड करेंगे। जब मैनुअली इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं तो इस तरह के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मैनुअल BRS के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं बैंक स्टेटमेंट में। फर्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हमारी बुक्स में है वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। पेमेंट वाउचर में हमने इस एंट्री को पोस्ट किया है और ट्रांजेक्शन टाइप जो है वो कार्ड पेमेंट हमने अपनी बुक्स में शो किया है। इट मीन्स हमने अपने ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से या रुपे कार्ड से इसका पेमेंट किया है। ये ट्रांजेक्शन हमें अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है RP POS और अमाउंट जो है वो बैंक ने दिखाया है डेबिट साइड में 764.64, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो हमें अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक डेट में पुट करनी है, जो कि ये 2 मार्च। तो 2 मार्च हमने यहाँ पर सेट कर लिया। सेकंड हमारी बुक में ट्रांजेक्शन है GIC इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने पेमेंट किया है, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया है NEFT मोड में, और ये ट्रांजेक्शन भी हमें अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है 1368 रुपये, वो भी यहाँ पर है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर मैच करते हुए उस ट्रांजेक्शन की जो इफेक्टिव बैंक डेट है वो अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इनपुट कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी बुक में पेट्रोल और कन्वेंस एक्सपेंसेस, जो कि जयेश फिलिंग स्टेशन को हमने पेमेंट किया है और कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है। उसकी ट्रांजेक्शन डेट है
3 मार्च और अमाउंट है 1000। नेक्स्ट है फिर से वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पर हमने ये ट्रांजेक्शन अपने रिसिप्ट वाउचर में पोस्ट किया है। इट मीन्स हमें पैसा मिला है। तो हम अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक करते हैं। बैंक स्टेटमेंट में भी ये क्रेडिट साइड पे बैंक ने शो किया है 764.65। इस ट्रांजेक्शन की डेट है 3 मार्च, वो हम सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी बुक में हमने एंट्री पोस्ट की है रिफंड आर पे। हमने जो रुपए कार्ड से पेमेंट किया है उसके अगेंस्ट में हमें कुछ रिफंड मिला है 7.5 रुपये का। वो ट्रांजेक्शन भी हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी है, हमारी बुक्स में भी है। तो इसे भी हम बैंक डेट डालते हुए रिकनसाइल कर लेते हैं, जो कि 6 मार्च है। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 सभी ट्रांजेक्शन को मैच करते हुए अपनी बुक में बैंक डेट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ जल्दी से मैं सारी बैंक डेट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। हमारे बैंक स्टेटमेंट में एक ट्रांजेक्शन है जो कि 22 मार्च का है, 1000 रुपीज़ का। बैंक ने डेबिट बैलेंस शो किया है। ये एंट्री हमारी बुक्स में भी है, लेकिन बाय मिस्टेक हमने इस एंट्री की डेट 23 मार्च डाल दी है। अब इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से बाहर निकलना होगा। और यदि हम बाहर निकलेंगे तो हमने जितनी एंट्रीज़ को रिकन्साइल किया है उनका क्या होगा। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए से इसे सेव करने जाएंगे या आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेव करने के बाद जितनी एंट्रीज हमने रिकन्साइल की हैं वो सेव हो जाएंगी। और जिस ट्रांजेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। इस ट्रांजेक्शन में हमने डेट बाय मिस्टेक 23 मार्च डाल दी है, जो कि होनी चाहिए 22 मार्च। और जो इंस्ट्रूमेंट की डेट है वो भी 22 मार्च हमें यहाँ पर पुट करनी है। अब इस ट्रांजेक्शन को फिर से हम रिकन्साइल कर सकते हैं। उसके लिए ऑल्टर के साथ आर प्रेस करना है। अब केवल वही एंट्रीज हमें दिखाई दे रही हैं जो अभी तक हमने रिकन्साइल नहीं की हैं। अब हम इस ट्रांजेक्शन का डेट 22 मार्च यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 23 मार्च का, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 23 मार्च। लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन 25 मार्च का सीए कीपिंग चार्जेस, ये ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इसी तरह से एक और ट्रांजेक्शन है 28 मार्च का एनुअल कार्ड फीस, ये ट्रांजेक्शन भी हमारी बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। इन दोनों ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्क्रीन पर ही खड़े रहते हुए ऑल्ट के साथ जे प्रेस करेंगे, ऑल्ट जे क्रिएट वाउचर। जैसे आप ऑल्ट जे प्रेस करेंगे, टैली आपसे जो 2 ट्रांजेक्शन अभी हमने रिकन्साइल किए हैं उन्हें सेव करने के लिए ऑप्शन हमें देगा। हमें उसे एक्सेप्ट करना है और नया वाउचर यहाँ पर इंसर्ट करना है। पेमेंट वाउचर में हम बैंक चार्जेस से रिलेटेड एक एंट्री पोस्ट कर रहे हैं 649 रुपीज़। ई फंड ट्रांसफर हुआ है। ट्रांजेक्शन डेट है 25 मार्च। ट्रांजेक्शन डेट हमें ध्यान रखनी है। अब ये ट्रांजेक्शन रिकन्सिलिएशन स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। इसका इफेक्टिव डेट 25 मार्च। इसी तरह से एक और ट्रांजेक्शन है, वो है एनुअल कार्ड फीस। वो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए भी हम नया एक वाउचर क्रिएट करेंगे। रिकन्सिलिएशन स्क्रीन को सेव करते हुए पेमेंट वाउचर, डेट है 28 मार्च और बैंक चार्जेस फिर से अमाउंट है 259.60। ई फंड ट्रांसफ़र, ट्रांजेक्शन का मोड ई फंड ट्रांसफ़र है। और यहाँ पर हम फिर से एक नरेशन डाल देते हैं, एनुअल कार्ड फीस। अब इस ट्रांजेक्शन के लिए भी रिकन्सिलिएशन के लिए बैंक डेट इंसर्ट कर लेते हैं 28 मार्च। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में थे वो सारे हम रिकन्साइल कर चुके हैं। और बैंक का जो फाइनल लास्ट में बैलेंस है वो है 12,325 रुपये 52 पैसे। यही बैलेंस हमें टैली में भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस एज पर बैंक 12,325.52 पैसा। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो हमने अपनी बुक में पोस्ट कर रखे हैं और बैंक स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इनका क्या होगा? तो इन ट्रांजेक्शन के लिए पहले मैं इस स्टेटमेंट को सेव कर लेता हूँ। फिर से अल्टर आर से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब वही ट्रांजेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक हमने रिकन्साइल नहीं किए हैं। अब इन ट्रांजेक्शन में जो पहला ट्रांजेक्शन है उसमें हमें बालाजी लिमिटेड हमारे कस्टमर है, उनसे चेक रिसीव हुआ है। 28 मार्च को ये चेक हमें रिसीव हुआ है और अभी तक ये चेक हमारे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से मोगरा ब्रदर्स, इनसे भी हमें चेक मिला है, ये भी अभी हमें बैंक स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है। और 2 पेमेंट्स किए हमने चेक के थ्रू। एक पेमेंट कोठारी फैब्रिक को है, 30 मार्च को हमने ये चेक दिया है। इन्होंने अभी तक बैंक में इसे प्रेजेंट नहीं किया है। इसी तरह से एक और चेक हमने दिया है GPTL प्राइवेट लिमिटेड को। इस पेमेंट में जो हमने चेक इशू किया है उसकी इंस्ट्रूमेंट डेट हमने डाल रखी है 8 अप्रैल 2021। इट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ये क्लियर हो सकता है। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन है चूंकि ये अभी मार्च वाले बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स ये नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के बैंक स्टेटमेंट में हमें शो होंगे। और अप्रैल इट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम बुक्स को क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 25,000 शो हो रहा है और बैलेंस एज पर बैंक
12,325.52 शो हो रहा है। अब ये जो डिफरेंस है वो तो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्लियर करना होगा। अगर ये ट्रांजेक्शन हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं, मान लीजिए हम अप्रैल मंथ का रिकंसिलेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन हमें नेक्स्ट मंथ मई मंथ के ट्रांजेक्शन हम रिकंसाइल कर पाते, पर चूंकि अभी हम अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें रिकंसिलेशन करना है, तो फाइनल जो बैलेंस है उसमें अब डिफरेंस आ रहा है। ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स का जो रिटर्न हम फाइल करेंगे उसमें हमें इन चारों एंट्रीज को भी साथ में दिखाना होगा कि हमारी बुक्स में जो बैंक बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है उसका क्या कारण है। तो रिटर्न के साथ आपको ये चारों ट्रांजेक्शन का प्रिंट आउट भी सबमिट करना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाए हमारी कंपनी बुक्स में जो बैलेंस है 25,000 और बैंक में जो बैलेंस शो हो रहा है 12,325.52, उसके बीच में डिफरेंस का क्या कारण है। सारी एंट्रीज को रिकंसाइल करने के बाद यदि फिर से आप ऑल्टर आर के थ्रू रिकंसिलेशन स्क्रीन में जाएंगे तो आपको केवल वही ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे जो अभी तक रिकंसाइल नहीं हुए हैं। यदि आप उन सारे ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं जिन्हें आप रिकंसाइल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल बी बेसिस ऑफ वैल्यू, कंट्रोल बी शॉर्टकट का यूज करना है और यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। कंट्रोल ए से सेव करते हुए जब आप बाहर आएंगे तो आपको सारे वो ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे जो अभी तक हमने रिकंसाइल कर दिए हैं, और इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से आप प्रिंट आउट निकालते हुए इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने मैनुअल बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार करते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी की है। दोस्तों, बैंक रिकंसिलेशन का टॉपिक अभी यहाँ पर एंड नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट और मार्केट में काम आने वाला टॉपिक है और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बड़ा वीडियो पूरा एंड तक देख लिया है। लेकिन अगर आप BRS में मास्टरी चाहते हैं तो इससे जुड़े हुए 2 टॉपिक के वीडियो आपको और देखने होंगे। इससे जुड़ा हुआ अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा ऑटो बैंक रिकंसिलेशन, और उसके बाद आपको सीखना होगा ओपनिंग BRS। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो 4 एंट्रीज थी उनको किस तरह से हम नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकंसाइल करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको ओपनिंग BRS वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा है और आगे भी इसी तरह से नई चीज़ों को सीखने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।